गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहितम विकास। आज हम पर टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर चर्चा करेंगे। आज हम लेसन प्लान नंबर 2 को देखेंगे, जिससे अलग अलग क्लासों को पढ़ाने के लिए लेसन प्लान की जरूरत पड़ती है और ये लेसन प्लान कैसे बनते हैं और इनकी लेसन प्लान की क्या जरूरत पड़ती है, उस लेसन प्लान की हमारे पढ़ाने में क्या उपयोगिता है, तो बताइए। तो लेसन प्लान की हमारे जीवन में उपयोगिता ये है कि हम किसी भी टॉपिक को सही से पढ़ाने के लिए उसको लेसन प्लान के रूप में पढ़ाते हैं, जिससे हम पूरे लेसन को कई सारे टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, जिससे बच्चों को आसानी से वो लेसन याद हो जाता है और टॉपिक वाइज बच्चे आसानी से सीखते हैं। तो आज जैसे हमने लेसन प्लान नंबर, ठीक है, डेट, सब्जेक्ट विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान और प्रकरण जो हमारा है वो जीवों की रचना एवं क्रियाएं, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इसे पढ़ाएंगे। क्लास, सेक्शन, कालांश, अवधि। तो अवधि जो है हमारी उसमें 35 मिनट होती है। 35 मिनट होती है। तो अब बात करते हैं हम इसके सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य हैं वो क्या हैं? छात्रों की तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करना, ये हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है, जो बच्चों में लेसन के प्रति बहुत सामान्य उद्देश्य होते हैं। दूसरा है बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, बालकों में वैज्ञानिक ढंग से विचार करने की क्षमता उत्पन्न करना। अगला, बालकों में वैज्ञानिक रुचि उत्पन्न करना। अब ये तो हमारे जनरल उद्देश्य हो गए या जनरल ऑब्जेक्टिव्स कह लो, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य वह होते हैं जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार ही विशिष्ट उद्देश्य बनाए जाते हैं। जैसे इसमें पहला है बालकों को जीवों की रचना एवं क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना। दूसरा, छात्र छात्राएं जीवों की रचना को विस्तार से समझेंगे। इसमें जो सहायक सामग्री है वो चौक, डस्टर, लपेट सैंपट, पॉइंटर, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान जो है हमारा प्रीवियस नॉलेज, सभी छात्र जीवों के शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। मान लो कि जो शरीर की रचना है या क्रिया है, ठीक है, तो कौन कौन से अंगों से क्रियाएं होती हैं, तो छात्र जो हैं उनके बारे में पूर्व नॉलेज रखते हैं। जैसा मैंने कि आपको कल बताया था कि शिक्षण बिंदु, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ठीक है, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि, प्रविधि और मूल्यांकन, ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारा फिर इसका शिक्षण बिंदु है वो प्रस्तावना से हम शुरू करेंगे और इसमें हम पूर्व ज्ञान से आधारित क्वेश्चन पूछेंगे। हाथी क्या है? हाथी एक जीव है। हाथी के अंग किस प्रकार के होते हैं? हाथी के अंग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अंग क्या क्या कार्य करते हैं? अंग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जीवों के विभिन्न अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है जिससे छात्र उत्तर नहीं दे पाए हैं। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से अपने प्रस्तावना को क्लियर किया। अब उसका हम नवीन ज्ञान प्रस्तुत करेंगे कि जीवों के विभिन्न अंग क्या बनाते हैं। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव कथन है, छात्रों आज हम जीवों की रचना एवं क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और छात्र से ध्यानपूर्वक, ये कथन विधि है। जीवों की रचना, ये पहला पॉइंट। प्रत्यास्मरण, विकासात्मक प्रश्न। नाक क्या है? नाक शरीर का एक अंग है। नाक कहाँ पाई जाती है? नाक शरीर के ऊपरी भाग में पाई जाती है। कान क्या है?
कान शरीर का एक अंग है। कान कहाँ पाया जाता है? अगला प्रश्न। कान भी शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न हमारा छात्र समस्यात्मक प्रश्न है और छात्र इसमें उत्तर नहीं दे पाते हैं। ये हमने प्रश्नोत्तर विधि से इसको क्लियर किया और फिर हम नवीन ज्ञान इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। कैसे? जीवों के शरीर के ऊपरी भाग को बाह्य भाग कहते हैं। इसमें कई सारे अंग होते हैं, जैसे नाक, कान, हाथ, पैर आदि। इन्हीं अंगों की मदद से कोई भी कार्य आसानी से हो सकता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये हमने व्याख्यान विधि के माध्यम से इसको स्पष्ट किया, कि क्लैरिफाई किया। अब छात्रों ने जो चीज पढ़ी उसका उन्हें कितना ज्ञान रहा। तो बाह्य अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से भाग में पाए जाते हैं? दूसरा प्रश्न, नाक कहाँ पाई जाती है? ये उनके लिए माइंड में फिट करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जीवों के शरीर की बाह्य अंग। तो फिर हम इसमें क्वेश्चन से उसको क्लैरिफाई करेंगे कि इसका जो बाह्य अंग कौन कौन से हैं। आंख क्या है? आंख जंतु का बाह्य अंग है। बाह्य अंग के का क्या अर्थ है? जीवों के शरीर पर बाहर पाए जाने वाले अंगों को बाह्य अंग कहते हैं। बाह्य अंगों के क्या क्या कार्य हैं? तो छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि छात्रों को सभी अंगों के कार्य नहीं पता होते हैं, इसलिए छात्र निरुत्तर हुए। ये हमने प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई किया और क्लैरिफाई करने के लिए छात्र अध्यापक कथन। विभिन्न अंगों के विभिन्न कार्य होते हैं। आंख के द्वारा देखा जाता है, नाक के द्वारा सूंघा जाता है, पौधों की पत्तियों के द्वारा श्वसन एवं भोजन का निर्माण होता है। ये कई सारे कार्य होते हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंग करते हैं। तो छात्र इसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये हमने व्याख्यान विधि के माध्यम से क्लियर किया और इस पॉइंट को क्लियर छात्रों के माइंड में बैठाने के लिए हमने उनसे क्वेश्चंस पूछे। आंख कैसा अंग है? और दूसरा, नाक के द्वारा कौन सा कार्य होता है? जिससे छात्रों में ज्ञान का निश्चित भंडार होगा। अगला पॉइंट है शरीर के अंतअंग। तो विकासात्मक प्रश्न, हृदय क्या है? यह मानव या जंतुओं का एक प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न, यह कहाँ पाया जाता है? यह शरीर के अंदर बाएं भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न, शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है? छात्र निरुत्तर, क्योंकि छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, छात्रों को इतना ज्ञान नहीं होता। ये हमने प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से इसको पूछा। अब इसको हम व्याख्यान विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई करेंगे। जीवों के शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों को जीवों के अंतअंग कहते हैं। ये अंतअंग वृक्क, किडनी, फेफड़ा, लंग्स, हृदय, हार्ट आदि पौधों में जाइलम, ऊतक, टिश्यू आदि नामक मुख्य अंतअंग हैं। तो इसको छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इसका श्यामपट्ट सारांश छात्र अध्यापक जीवों की रचना, जीवों के बाह्य अंग और शरीर के अंतअंग को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। जब हो जाता है तो छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और कक्षा में स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करता हुआ उनकी लेखन संबंधी त्रुटियों को निराकरण करेगा। गृह कार्य जो छात्रों के लिए घर से दिया जाएगा और कल अगले टर्न पर उसको टीचर चेक करता है कौन सा है। ये हमारा अभ्यास होता है। बाह्य तथा अंतः अंगों का अर्थ बताओ एवं उनके कार्यों का वर्णन करो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे।